महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करेंगे उत्तरवर्ती मुगल शासकों से संबंधित प्रश्नों पर। एक प्रश्न जो कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन हुआ? आप सभी जानते हैं बच्चों की 1707 में अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बहादुर शाह प्रथम अगला मुगल शासक बना। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों मुअज्जम, आजम तथा कामबख्श के मध्य एक उत्तराधिकार युद्ध हुआ। इन युद्धों में उसका पुत्र मुअज्जम विजित हुआ और उसने अपने भाइयों आजम तथा कामबख्श को क्रमशः जजाओ के युद्ध में तथा बीजापुर या हैदराबाद के युद्ध में पराजित किया तथा वह बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बना। शासक बनने के पश्चात बहादुर शाह प्रथम ने मेल मिलाप की नीति अपनाई। उसने सिखों, राजपूतों आदि से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। इसी समय हम देखते हैं कि एक इतिहासकार है खाफी खान, यह इनका समकालीन इतिहासकार है। इसने अपनी पुस्तक मुंतखब उल लुबाब में कहा है कि बहादुर शाह प्रथम या यूँ कहें कि मुअज्जम शासकीय प्रशासकीय कार्यों में रुचि नहीं रखता है। वह अपने सभी राजकीय तथा प्रशासकीय कार्यों से काफ़ी दूर है, उसको कोई खबर नहीं है। यही कारण है कि खाफी खान ने बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर की उपाधि दी। वहीं हम यह भी देखते हैं बच्चों कि बहादुर शाह प्रथम ने 1712 में बंदा बहादुर के विरुद्ध एक अभियान किया। इसी अभियान के दौरान बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। बहादुर शाह प्रथम से संबंधित एक अन्य प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रश्न है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने क्या नहीं किया। देखिए, 4 ऑप्शन है आपके पास। जजिया कर का खात्मा, क्या उसने जजिया कर को समाप्त किया था? शाहू की रिहाई, तीसरा है राज दरबार में फिर से होली खेलने की शुरुआत, और चौथा है सती प्रथा का समर्थन। हम देखते हैं बच्चों कि बहादुर शाह प्रथम द्वारा कई ऐसे कार्य किए जो कि आज इतिहास में दर्ज हैं। जैसे कि एक महत्वपूर्ण बात है कि उसने दरबार में पुनः होली खेलने की प्रथा का आरंभ किया, अर्थात वह हिंदुओं का त्यौहार होली में पार्टिसिपेट करता था। दूसरा, उसने हिंदुओं को खुश करने के लिए सती प्रथा का समर्थन भी कर दिया। यहाँ तक कि बच्चों उसने मराठा उत्तराधिकार संघर्ष को बढ़ावा देने के लिए मराठा राजकुमार शाहू की रिहाई भी कर दी। परंतु जहां तक हम समझ पाते हैं बच्चों कि उसने कभी भी जजिया कर की समाप्ति के बारे में कोई भी फरमान जारी नहीं किया था। अतः इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जजिया कर की समाप्ति। यह कार्य ऐसा है जो कि बहादुर शाह प्रथम द्वारा नहीं किया गया। जजिया कर के संदर्भ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप उन्हें भी ध्यान रखें। जैसा कि आप जानते हैं कि अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था, उसके पश्चात औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः आरोपित कर दिया गया था। उत्तरवर्ती मुगल शासकों में जहांदार शाह पहला ऐसा शासक था जिसने जजिया कर समाप्त किया था, किंतु कालांतर में इसे पुनः आरोपित कर दिया गया। हम यह भी जानते हैं बच्चों कि मोहम्मद शाह रंगीला वह अंतिम मुगल बादशाह था, वह अंतिम भारतीय शासक था जिसने जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अर्थात मोहम्मद शाह रंगीला के पश्चात किसी शासक में इतना हौसला नहीं हुआ कि वह हिंदुओं पर या कहें कि गैर मुसलमानों पर जजिया कर को आरोपित कर सके। जैसा कि आप जानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र मुअज्जम, आजम तथा कामबख्श के बीच में एक सत्ता संघर्ष युद्ध हुआ। इन सत्ता संघर्ष युद्धों में जजाऊ का युद्ध तथा बीजापुर या हैदराबाद का युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है कि जून 1707 में जजाऊ का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। आप सभी जानते हैं बच्चों कि जो जजाऊ का युद्ध था वह मुअज्जम तथा आजम के बीच में लड़ा गया था, जिसमें आजम पराजित हुआ तथा मुअज्जम विजित हुआ। वही मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मुअज्जम तथा कामबख्श के बीच में एक अन्य युद्ध हुआ जिसे हम बीजापुर का युद्ध या हैदराबाद का युद्ध कहते हैं, जिसमें कामबख्श पराजित हुआ तथा मुअज्जम विजित हुआ। यही मुअज्जम कालांतर में बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण करके अगला मुगल बादशाह बनता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न है शाह बेखबर किसकी उपाधि थी? आप सभी जानते हैं बच्चों कि उत्तरवर्ती मुगल शासकों में बहादुर शाह प्रथम वह शासक हुआ जिसे मुंतखब उल लुबाब के लेखक खाफी खान ने शाह बेखबर की उपाधि प्रदान की थी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। लाल कुंवर या लाल कुंवारी नामक गणिका किस मुगल शासक के समय कामकाज में या कहें कि राजकीय कामकाज में काफ़ी हस्तक्षेप रखती थी? ध्यान रखें बच्चों कि उत्तरवर्ती मुगल काल में आपको कई ऐसी महिलाओं के नाम मिलते हैं जहां पर सीधे प्रश्न बन जाते हैं। लाल कुंवर हो या फिर राजमाता उधमबाई, ये ऐसे ही नाम है। अभी आपके सामने प्रश्न ये है कि लाल कुंवर या लाल कुंवारी नामक जो गणिका है वह किस मुगल बादशाह के काल में रही जिसने राजकीय कार्यों में अपना सीधा हस्तक्षेप रखा? आप सभी जानते हैं कि मुगल बादशाह जहांदार शाह के शासनकाल में लाल कुंवर रही। यह एक गणिका या वेश्या थी जिसने राजकीय कार्यों में काफ़ी हस्तक्षेप रखा था। अगला प्रश्न आपके सामने है बच्चों कि बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने हेतु
1717 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान देने वाला मुगल बादशाह कौन था? ध्यान रखें कि उत्तरवर्ती मुगल काल में व्यापारिक कंपनियों या यूँ कहें यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों तथा बंगाल, अवध या मुगल बादशाह के मध्य जो संबंध रहे हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। उसी प्रकृति का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते हैं बच्चों कि इसका आंसर है फर्रुखशियर। वस्तुतः हम देखते हैं कि 1715 में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल भेजा गया ताकि वह मुगल बादशाह से कंपनी के हित में कई रियायतें प्राप्त कर सके। इस प्रतिनिधि मंडल का जो अध्यक्ष है या कहें कि महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है वो है जॉन सरमन। इसी कारण से इस प्रतिनिधि मंडल को कहा गया सरमन कमीशन या जॉन सरमन कमीशन। अब यह प्रतिनिधि मंडल 1717 में फर्रुखशियर के दरबार में पहुंचा। जॉन सरमन की अध्यक्षता वाला इस प्रतिनिधि मंडल में एक सिविल सर्जन हैमिल्टन भी है। हैमिल्टन वह व्यक्ति है जो कि एक सर्जन है। वह फर्रुखशियर को एक गंभीर बीमारी से मुक्ति दिलाता है, जिससे प्रसन्न होकर फर्रुखशियर कंपनी के हित में एक फरमान जारी करते हैं। फर्रुखशियर द्वारा जारी किए गए इस फरमान को शाही फरमान कहा गया। इस फरमान के अंतर्गत कंपनी को विशेष रियायतें दी गई या यूं कहें कि मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी गई। यही कारण है कि इतिहासकार ओम्स महोदय ने 1717 में फर्रुखशियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के पक्ष में जारी किए गए इस शाही फरमान को ब्रिटिश कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। बच्चों ध्यान रखें, ये वही फरमान है जिसके कारण कालांतर में बंगाल के नवाब तथा अंग्रेजों के मध्य एक संघर्ष का आरंभ होगा, जिसकी परिणति प्लासी तथा बक्सर के युद्ध में होगी। उत्तरवर्ती मुगल काल में हम राज दरबार में गुटी राजनीति देख पाते हैं। ये चाहे ईरानी गुट हो, तुरानी गुट हो या फिर हिंदुस्तानी मुस्लिम गुट हो। इन्हीं गुटी राजनीति में हम देखते हैं सैयद बंधुओं का वर्चस्व। सैयद बंधुओं से संबंधित कई प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा बनाने वाले सैयद बंधुओं के रूप में जाने जाते हैं? सैयद बंधु जो कि किंग मेकर है, वे कौन सैयद बंधु है जिन्हें किंग मेकर कहा गया? अर्थात आपसे यहाँ पूछा यह गया है कि सैयद भाइयों के नाम क्या हैं। इस प्रश्न के उत्तर की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि बच्चों सैयद बंधु से तात्पर्य हमारा हुसैन अली खां बराहा और अब्दुल्ला बराहा से है। जैसा कि हम देख पाते हैं बच्चों कि सैयद बंधुओं का जो वर्चस्व है वह मुगल दरबार में 1713 से लेकर 1720 के काल में दिखाई देता है, जहां पर वो 4 मुगल बादशाहों को सिंहासन पर बैठाते हैं, जिसके अंतर्गत हम फर्रुखशियर, रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला तथा मोहम्मद शाह रंगीला को देख पाते हैं। अंत में मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में सैयद बंधुओं का पतन होता है, जब मोहम्मद शाह रंगीला निज़ाम उल मुल्क चिनकिस खां का सहयोग करता है। आगे बढ़ते हम। यही कारण है कि इतिहास में सैयद बंधुओं को किंग मेकर की उपाधि प्रदान की गई थी। आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये जो सैयद बंधु हैं हिंदुस्तानी मुस्लिम गुट का नेतृत्व करते हैं। उत्तरवर्ती मुगल शासकों के काल में हम कई ऐसी महत्वपूर्ण तिथियां देख पाते हैं जिनसे संबंधित कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे हैं। अगर आप गौर करें बच्चों तो इन तिथियों से संबंधित घटनाक्रम पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी तरह का एक प्रश्न आपके सामने है जिसको हम जोड़ी जमाने वाला प्रश्न बोल सकते हैं कि हमें बताना है कि कौन सी घटना किस वर्ष में घटित हुई। इस प्रश्न को आप गौर से देखें और अब आपको इसका आंसर करना है। आइए हम इस प्रश्न के उत्तर पर चर्चा करते हैं। आप सभी जानते हैं कि नादिर शाह का भारत पर आक्रमण की जो तिथि है, ध्यान रखें, नादिर शाह का भारत पर आक्रमण की जो तिथि है वो है 1739। वही स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना निज़ाम उल मुल्क चिनकिस खां द्वारा 1724 में की गई। इसी तरह से मोहम्मद शाह रंगीला का राज्यारोहण कब हुआ? इसकी तारीख है बच्चों 1719। पुनः अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण, ध्यान रखें अहमद शाह अब्दाली के भारत पर कई आक्रमण हुए, परंतु उसका जो सबसे पहला आक्रमण था बच्चों वह 1748 का था। इस प्रकार आप देखेंगे कि इस प्रश्न के उत्तर में जो ऑप्शन ए है वह आपके लिए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल सम्राट के काल में हुआ? आप सभी जानते हैं बच्चों कि नादिर शाह जो कि ईरान का शाह है, फारस का शाह है, वह भारत पर कई उद्देश्यों को लेकर आक्रमण करता है और इसके आक्रमण की तिथि है 1739 और 1739 में भारत का मुगल बादशाह है मोहम्मद शाह रंगीला। यही कारण है कि इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा मोहम्मद शाह रंगीला। 1739 में जब मोहम्मद शाह रंगीला शासक होता है उसी समय नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है। अब ये बात तो आपके सामने है,
परंतु इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण युद्ध है जिसको करनाल का युद्ध बोलते हैं बच्चों। यह करनाल का युद्ध 1739 में हुआ और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा नादिर शाह को रोकने हेतु इस सेना को भेजा गया था। हम यह भी जानते हैं बच्चों कि नादिर शाह करनाल के युद्ध में विजित होता है और विजय के पश्चात वह दिल्ली पर आक्रमण करता है, या यूँ कहें कि वह दिल्ली पर लगभग 57 दिनों तक आक्रमण रखता है। इन 57 दिनों में वह काफ़ी लूटपाट करता है, साथ ही साथ वह अपने साथ तख्ते ताऊस जो कि शाहजहाँ द्वारा निर्मित एक सिंहासन है, कोहिनूर हीरा तथा अपार धन संपदा को भी ले जाता है। वह मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा भारतीय संगीत पर तैयार की गई प्रसिद्ध पांडुलिपि को भी अपने साथ ले जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, नादिर शाह का भारत पर आक्रमण किस वर्ष हुआ? आप जानते हैं कि नादिर शाह जो कि ईरान का बादशाह है, ईरान का शाह है, या कहें कि फारस का शाह है, वह भारत पर 1739 पर आक्रमण करता है। यह वह तिथि है जब भारत में मुगल बादशाह है मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न, रोशन अख्तर किसका दूसरा नाम है? अर्थात रोशन अख्तर नाम का वह शासक जो कि अगला मुगल बादशाह बना वो कौन है? क्या वह अहमद शाह है, क्या वह मोहम्मद शाह है, क्या वह जहांदार शाह है, या फिर वह शाह आलम है? आप सभी जानते हैं बच्चों कि 1719 में सैयद बंधुओं द्वारा रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह के नाम से अगला मुगल बादशाह बनाया गया तथा यह 1719 में मोहम्मद शाह के नाम से शासक बना। इस प्रकार रोशन अख्तर और मोहम्मद शाह एक ही व्यक्ति हैं तथा इसकी एक प्रसिद्ध उपाधि है जिसको हम कहते हैं रंगीला। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? वस्तुतः भाव यह है बच्चों कि वह कौन मुगल बादशाह था जिसने राम मोहन राय को लंदन भेजा था ताकि उसकी पेंशन बढ़ाई जा सके। आप सभी जानते हैं बच्चों कि अकबर द्वितीय वह मुगल बादशाह था जो कि राम मोहन राय को इस उद्देश्य से लंदन भेजता है ताकि राम मोहन राय अकबर द्वितीय की जो पेंशन है उसको बढ़वा सके। ध्यान रखिए कि अकबर द्वितीय एक ऐसा पेंशन याफ्ता मुगल बादशाह है जो कि ब्रिटिश पेंशन पर जीवन यापन कर रहा है। इससे संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण घटना यह भी है कि अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? आंसर है अकबर द्वितीय। अब प्रश्न उठता है, क्या राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय का कार्य पूरा कर पाए? उत्तर है नहीं, क्योंकि बच्चों अकबर द्वितीय द्वारा जब राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा जाता है ताकि वो पेंशन की बात कर सकें, राजा राम मोहन राय इससे पहले कि वो पेंशन की बात कर पाते या ब्रिटिश सम्राट के सामने अकबर द्वितीय की बात रख पाते, उससे पहले ही राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। 1833 में ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। बच्चों, एक बार ये प्रश्न पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर है? इसका आंसर है ब्रिस्टल में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? आप सभी जानते हैं बच्चों कि इस प्रश्न का उत्तर है अजीजुद्दीन। अहमद शाह जिसका शासनकाल 1748 से लेकर 1754 था, जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो जहांदार शाह का पुत्र अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय के नाम से अगला मुगल बादशाह बनता है। बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? क्या वह शाहजहां था, क्या वो जहांगीर था, क्या वो औरंगजेब था, या वह मोहम्मद शाह रंगीला था? आप सभी जानते हैं बच्चों कि उत्तरवर्ती मुगल शासकों के काल में मोहम्मद शाह रंगीला वह मुगल बादशाह था जो कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण था। हालांकि यह बात सही है कि मोहम्मद शाह रंगीला एक अच्छा मुगल बादशाह नहीं था, ना ही उसमें सैनिक क्षमता थी, ना ही वह प्रशासकीय व राजकीय कार्यों में रुचि रखा करता था। बावजूद उसके मोहम्मद शाह रंगीला नृत्य, संगीत, उर्दू पोइट्री आदि के लिए कार्य कर रहा था। यही कारण है कि मोहम्मद शाह रंगीला ने उर्दू को काफ़ी बढ़ावा दिया। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है बच्चों। प्रश्न है, 1771-72 में शाह आलम द्वितीय, कौन है ये? शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद छोड़कर अपनी पैतृक राजधानी दिल्ली से शासन करने में किसने सहायता की? आप ध्यान रखिए बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है महाजी सिंधिया। इस प्रश्न के उत्तर की पृष्ठभूमि इस प्रकार है। इस प्रश्न के उत्तर की पृष्ठभूमि इस प्रकार है बच्चों कि जब हम देखते हैं कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ध्यान रखें, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय 1764 में लड़े गए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करता है। होता यूँ है कि अवध का नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल का अपदस्थ शासक या नवाब मीर कासिम तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेनाएं ब्रिटिश सेना से युद्ध करती हैं
और युद्ध ये प्रसिद्ध है 1764 के बक्सर के युद्ध के रूप में। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति हेक्टर मुनरो इन सेनाओं को पराजित कर देता है। ऐसी स्थिति में शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधियां की जाती है। इलाहाबाद की संधियों के पश्चात 1765 से लेकर 72 तक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि ब्रिटिश कंपनी तथा मराठों के मध्य एक संघर्ष की शुरुआत होती है। इसी पृष्ठभूमि में मराठा सरदार महादजी सिंधिया 1772 में जाकर शाह आलम द्वितीय को अपने संरक्षण में लेते हैं और हम यह देखते हैं कि 1772 से लेकर 1803 तक का जो समय है बच्चों, काफ़ी महत्वपूर्ण समय पीरियड है, ध्यान रखें। 1772 से लेकर 1803 तक जो मुगल बादशाह है अब वह मराठों के संरक्षण में है। हम देखते हैं कि जनरल लेक मराठों के संरक्षण से मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को निकालता है तथा उसे ब्रिटिश संरक्षण व पेंशन प्रदान करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1803 से लेकर 1806 तक का जो समय है शाह आलम द्वितीय ब्रिटिश संरक्षण में निकालता है। इसके बाद जो अगला मुगल बादशाह बनता है जिसे हम अकबर द्वितीय के नाम से जानते हैं, अकबर द्वितीय ब्रिटिश संरक्षण में ही एक पेंशन याफ्ता बादशाह के रूप में कार्य करता है बच्चों, और यह समय काफ़ी लंबा है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि 1857 तक मुगल बादशाह ब्रिटिश संरक्षण में ही रहते हैं। 1857 की क्रांति के पश्चात अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत से निर्वासित कर दिया जाता है तथा उन्हें रंगून भेज दिया जाता है। रंगून में ही 1862 में मुगल बादशाह की मृत्यु हो जाती है बच्चों। तो घटनाक्रम इस प्रकार है। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय हेक्टर मुनरो से पराजित होते हैं। इसके पश्चात होने वाली इलाहाबाद की संधि के बाद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय इलाहाबाद में ही रहते हैं तथा इलाहाबाद में वह ब्रिटिश संरक्षण में रहते हैं बच्चों। 1772 में मराठा सरदार महादजी सिंधिया शाह आलम द्वितीय को मराठा संरक्षण में प्राप्त करते हैं और पुनः दिल्ली में स्थापित करते हैं। इस प्रकार 1772 से लेकर 1803 तक जो मुगल बादशाह है शाह आलम द्वितीय वो मराठा संरक्षण में ही रहते हैं। 1803 में जनरल लेक मराठों को पराजित कर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को ब्रिटिश संरक्षण प्रदान करते हैं। 1803 से लेकर 1806 तक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ब्रिटिश संरक्षण में रहते हैं। इसके पश्चात बनने वाले मुगल बादशाह अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर भी ब्रिटिश संरक्षण में ही रहते हैं और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जब तक कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की 1862 में मृत्यु नहीं हो जाती। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। किस मराठा सरदार ने 1719 में मुगल बादशाह को अपदस्थ करने में सैयद बंधुओं की सहायता की थी? आप सभी जानते हैं बच्चों कि 1719 में जो मुगल बादशाह है जिसकी यहाँ पर बात हो रही है वह है फर्रुखशेर। होता यूँ है बच्चों कि सैयद बंधु जिन्हें मुगल इतिहास में किंग मेकर कहा जाता है, फर्रुखशेर को मुगल बादशाह बनाते हैं। मुगल बादशाह बनने के पश्चात फर्रुखशेर सैयद बंधुओं के प्रति सशंकित हो जाता है तथा उनके विरुद्ध षड्यंत्र करने लगता है। जैसे ही इसकी सूचना सैयद बंधुओं को प्राप्त होती है तो सैयद बंधु मराठों से सहयोग स्थापित करते हैं। इस समय जो मराठा पेशवा है वह है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ जो कि वास्तविक शक्ति को धारण करते हैं तथा इस प्रकार की संधि करते हैं जिसके अंतर्गत मराठे फर्रुखशेर के विरुद्ध सैयद बंधुओं को सैनिक सहायता देंगे। इस सैनिक सहायता से सैयद बंधु फर्रुखशेर को सत्ता से हटा देंगे तथा एक नए मुगल बादशाह को स्थापित करेंगे। जब वो नए मुगल बादशाह को स्थापित करेंगे तब वे मराठों को दक्कन में चौथ व सरदेशमुखी के अधिकार प्रदान करवा देंगे। यह जो संधि है जो कि फर्रुखशेर के विरुद्ध सैयद बंधु करते हैं इसे कालांतर में दिल्ली की संधि कहा गया बच्चों। ध्यान रखना है कि इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा बालाजी विश्वनाथ। अगला प्रश्न आपके सामने है बच्चों। प्रश्न है 1719 में फर्रुखशेर की पदच्युति के पश्चात निम्नलिखित में से किस दरबारी गुट ने सैयद बंधुओं की शक्ति को समाप्त किया? अब देखिए घटनाक्रम यह है कि सैयद बंधु जो कि किंग मेकर है वह फर्रुखशेर को शासक बनाते हैं। फर्रुखशेर को शासक बनाने के पश्चात वह मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ से सहायता लेकर फर्रुखशेर को सत्ता से हटा देते हैं। फिर वे रफीउद्दौला को शासक बनाते हैं। रफीउद्दौला के पश्चात वे रोशन अख्तर को अगला मुगल बादशाह बनाते हैं और इस रोशन अख्तर का नाम है मोहम्मद शाह रंगीला। जब मोहम्मद शाह रंगीला शासक बनता है
तब वह हिंदुस्तानी मुस्लिम गुट के नेता सैयद बंधुओं के विरुद्ध सशंकित हो जाता है। इन परिस्थितियों में मोहम्मद शाह रंगीला तुरानी गुट के नेता निजाम उल मुल्क चिनकिस खां के साथ सहयोग स्थापित करता है। अब मोहम्मद शाह रंगीला सैयद बंधुओं को समाप्त कर देता है। किसकी सहायता से? निजाम उल मुल्क चिनकिस खां की सहायता से। बच्चों ध्यान रखें, यहाँ पर जो निजाम उल मुल्क चिनकिस खां है वो तुरानी गुट से है, जबकि सैयद बंधु किस गुट से है? हिंदुस्तानी मुस्लिम गुट से। इस तरह से सैयद बंधुओं के पतन में तुरानी गुट महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। अतः इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा बच्चों, तुरानी गुट।